अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, जैसा कि अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी है उसकी कैलकुलेशन के हवाले से हमने लेक्चर जो है वो कंडक्ट किया था। हम टैक्स कैलकुलेशन के हवाले से, कंप्यूटेशन के हवाले से 6 स्टेप्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 6 स्टेप जो है वो टैक्स क्रेडिट और टैक्स रिलीफ इन केस ऑफ फॉरेन बिजनेस इनकम जो है उसे डिस्कस किया था और टैक्स पेएबल कैलकुलेट किया था 72,000 टू 51। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप साथ साथ लेक्चर जो है वो नोट कर लीजिएगा ताकि आपके पास ये फॉर्मेट जो है ये कंप्यूटेशन के सारे स्टेप्स के साथ नोटेड हो, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आप जब बुक से करें तो आपको इन फॉर्मेट से जो लेक्चर्स हैं इनसे हेल्प मिल सके। तो आज इंशाल्लाह ताला हम इस कंप्यूटेशन के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, अपने फॉर्मेट को कंप्लीट करेंगे। स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 8 डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ताला एफटीआर की इनकम को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो स्टेप नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपके पास फॉर्मेट है, आप उसमें देख सकते हैं। स्टेप नंबर 6 तक जो है हम टैक्स पेएबल कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 7 है और फिर स्टेप नंबर 8 है, ये हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो हम एफटीआर की इनकम डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 7 या कोई भी स्टेप है तो आपको उसकी जो टैक्स के हवाले से जो रेगुलेशन है उसका पता होना चाहिए। तो हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, मैं आज इसकी वर्किंग आपको दिखाऊंगा आज इंशाल्लाह ताला। एवरेज रिलीफ टैक्स में औसत छूट देनी है, रिबेट देनी है। क्यों देनी है, कब देनी है, ये 4 टाइप्स ऑफ स्पेंडिंग्स हैं। अगर टैक्स पेयर सैलरीड इंडिविजुअल डोनेशन देता है अप्रूव्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, कोई हॉस्पिटल हो या कोई और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन हो जो अप्रूव्ड हो बाय चेक के ज़रिए, तो उसे हम एवरेज रिलीफ देंगे। टैक्स में उसके जो उसने डोनेशन दी है उसके बदले में उसे टैक्स में औसत छूट दी जाएगी। सेकेंडली, अगर उसने इन्वेस्टमेंट की है पब्लिक कंपनी शेयर्स में एज एन ओरिजिनल अलॉटी या परचेज़ किए हैं पब्लिक कंपनी के शेयर्स जो हैं वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन से, बी ए सेकंड पार्ट में ही बी है जी लाइफ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉई की लाइफ इंश्योरेंस है। बेशक वो लाइफ इंश्योरेंस अपने खुद करवाता है, उसका प्रीमियम खुद देता है या उसका एम्प्लॉयर पे करता है। और इसी में सेकंड पॉइंट में ही है स्कूक्स ऑफर्ड बाय पब्लिक कंपनी। अगर वो इन तीनों में से किसी में इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे पब्लिक कंपनी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करे, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो पे करे, या स्कूक ऑफर्स जो स्कूक बॉन्ड्स हैं वो ऑफ़र जो पब्लिक कंपनी करती है उनको ख़रीदे, तो इन तीनों की अमाउंट में से जो सबसे हायर अमाउंट होगी उसके बदले में उसे टैक्स में रिलीफ मिलेगी। तीसरी जो उसकी स्पेंडिंग है, अगर वो कंट्रीब्यूशन करता है अप्रूव पेंशन फ़ंड के लिए, इसकी लिमिटेशन है जो नोट्स में आपके पास लिखी हुई है। तो अगर वो कंट्रीब्यूशन करता है जी अप्रूव पेंशन फ़ंड में, तो इसके बदले में उसे रिलीफ मिलेगी। और फोर्थ है जी अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है इन हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है अपनी, उसके ऊपर वो उसका प्रीमियम पे करता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट कंसिडर होगी, इसके बदले में उसे टैक्स में रिलीफ मिलेगी। बेसिकली ये तो आपने खुद याद करना है, मैंने आपको जो सिखाना है इस लेक्चर में वो एवरेज रिलीफ कैलकुलेट करने का तरीका है। तो स्टार्ट करते हैं जी जहाँ से हमने प्रीवियस लेक्चर जो है उसे लीव किया था। स्टेप नंबर 6 में 6 तक हमने टैक्स पेएबल कैलकुलेट किया था। आप लोग अपनी नोटबुक पर देख सकते हैं, अगर नोटबुक पर नोट नहीं किया हुआ तो प्रीवियस लेक्चर जो है जिसमें हमने 4th, 5th और 6th स्टेप डिस्कस किया था, आप उसको वॉच कर सकते हैं। जब तक प्रीवियस लेक्चर आपने वॉच नहीं किया हुआ आप इस लेक्चर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने कंप्यूटेशन का ये सारा प्रोसेस समझना है, कंसेप्चुअली समझना है, इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करना है, तो आपको प्रीवियस लेक्चर जो इसके हवाले से 3 लेक्चर्स हो चुके हैं कंप्यूटेशन के हवाले से, उन्हें वॉच करना पड़ेगा। देन आप इंशाल्लाह ताला कम्प्लीटली कंप्यूटेशन का ये सारा प्रोसेस, ये सारे स्टेप्स जो हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसी की बेस पर आप कोई भी प्रॉब्लम जो है मौज़म मुग़ल की बुक की कोई भी प्रॉब्लम जो है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी नोटबुक पर देखिएगा जो 6 स्टेप में हमने टैक्स पेएबल कैलकुलेट किया था वो कितना है।
क्योंकि वहाँ से ही आज हमने स्टेप नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करना है। स्टेप नंबर 7 बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि और कोई कंप्यूटेशन के हवाले से स्टेप पेपर में पूछा जाए या ना पूछा जाए, स्टेप नंबर 7 जो है वो ज़रूर पेपर बनाने वाले जो पेपर सेटर हैं उसे ज़रूर डिस्कस करते हैं। तो टैक्स पेएबल 6 स्टेप तक हमारा आया था 72,251। अब स्टेप नंबर 2 के बाद हमने स्टेप नंबर 6 के बाद आज हमने डिस्कस करना है जी स्टेप नंबर 7, जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, वो है एवरेज रिलीफ। टैक्स में औसत छूट देनी है, एवरेज रिलीफ या एवरेज रिबेट। अब ये एवरेज रिलीफ कैसे कैलकुलेट होनी है? पहले तो हमें चाहिए होगा, वो अमाउंट चाहिए होगी जिसके बदले में रिलीफ देनी है। तो यहाँ पर हम पहले वो अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट, तो आपको ये याद रखना है कि किस किस अमाउंट के बदले में रिबेट मिलती है। जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि नंबर 1 इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक कंपनी शेयर्स, एज एन ओरिजिनल अलॉटी से उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है जी पब्लिक कंपनी शेयर्स में 20,000 की, तो इसके बदले में रिलीफ मिलेगा। सेकेंडली डोनेशन टू एनी अप्रूव्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, और ये जो डोनेशन है ये बाय चेक होनी चाहिए। अगर ये कैश में होगी तो फिर कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। से उसने डोनेशन दी हुई है 50,000। थर्ड, किसके बदले में रिलीफ मिलनी है जी? कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव्ड पेंशन फंड, इसकी भी लिमिटेशन है, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। उसने फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन दी हुई है पेंशन फंड के लिए 10,000। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस। इन्वेस्टमेंट का मतलब है उसने हेल्थ इंश्योरेंस करवाई है अपनी, और इंश्योरेंस कंपनी को वो एनुअल या पर मंथ जो है वो प्रीमियम देता है। तो जितनी भी उसने इन्वेस्टमेंट की है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 5,000 की उसने इन्वेस्टमेंट की है, तो इसे इसके बदले में रिलीफ मिलेगा। तो ये 4 अमाउंट्स हैं जी जिसके बदले में रिलीफ मिलनी है। इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक कंपनी शेयर के साथ 2 और अमाउंट्स हैं जिन तीनों में से एक रिलीफ में मिलती है। एक तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, और तीसरा है जी स्कूक ऑफर्ड बाय पब्लिक कंपनी। उन तीनों में से किसी एक पर रिलीफ मिलनी है जो सबसे बड़ी अमाउंट होगी। यहाँ पर हमने एक ही कंसिडर किया है जी इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक कंपनी शेयर एज ओरिजिनल अलॉटी। तो कितनी अमाउंट होगी जी जिसके बदले में रिलीफ देनी है? 20,000, 50,000, 10,000 और 5,000। टोटल ये वो अमाउंट है जिस पर रिबेट मिलनी है। 20, 50, 70, 80, 85,000 के बदले में रिलीफ मिलेगी। अब 85,000 के बदले में औसत छूट देनी है, औसत रिलीफ देनी है। अब ये रिलीफ कैसे कैलकुलेट होगी जी? सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूँ, फार्मूला भी बताऊँगा, इसकी दोनों एस्पेक्ट्स आपसे डिस्कस करूँगा मैं। एवरेज रिलीफ कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आपने रेट पर्पस वाला टैक्स लेना है, उसको डिवाइड करना है रेट पर्पस वाली इनकम के साथ। रेट पर्पस वाला टैक्स जो शेयर फ्रॉम एओपी ऐड करने के बाद रेट पर्पस वाली इनकम आई थी आपके पास, उसको आपने नोट किया हुआ है। रेट पर्पस वाली इनकम कितनी है जी हमारी? तो टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस हमारी आई थी 14,75,000। एवरेज रिलीफ की कैलकुलेशन जो है वो स्पेसिफिक है, उसके लिए आपको रेट पर्पस की इनकम चाहिए होती है, और न्यूमरेटर में बटे के ऊपर यानी कि आपको रेट पर्पस वाला टैक्स चाहिए। और रेट पर्पस वाला टैक्स कितना है जी आपके पास? 13,750। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने सारी कैलकुलेशन की हुई है। तो रेट पर्पस वाले टैक्स को डिवाइड करना है रेट पर्पस वाली इनकम के साथ। ये रेट पर्पस की इनकम है, शेयर फ्रॉम एओपी ऐड करने के बाद जो रेट पर्पस वाली इनकम आती है
ये रेट पर्पज़ वाला टैक्स है जो हम रेट पर्पज़ वाली इनकम पर कैलकुलेट करते हैं। इनको डिवाइड करना है तो 1 रुपये का टैक्स आ जाएगा। यही एवरेज का मतलब है कि एवरेज टैक्स पहले निकालें, 1 रुपये का टैक्स कितना है। अब जिस पर रिलीफ देनी है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमने 85,000 पर रिबेट देनी है, 85,000 पर उसे टैक्स में राहत देनी है। तो 85,000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 85,000 का टैक्स आ जाएगा। यही वो टैक्स है जिस पे हम उसे रिलीफ देने जा रहे हैं। इसी का मतलब है एवरेज रिलीफ, टैक्स में औसत छूट देनी है। तो रेट पर्पज़ वाला टैक्स है जी 13,750, उसको डिवाइड करें रेट पर्पज़ वाली इनकम के साथ, वो है 14,75,000। तो आपके पास 1 रुपये का टैक्स आएगा। इसी को मल्टीप्लाई कर दें 85,000 के साथ तो रिलीफ बनती है 792। ये टैक्स में रायत बनती है, एवरेज रिलीफ बनती है। अब इसका फार्मूला लिखना चाहें तो फार्मूला भी लिख लें। जैसे मैंने पहले बताया था कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एवरेज रिलीफ का तरीका है टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़। अगर इसका फार्मूला लिखना चाहें टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़, इसको हमने डिवाइड करना है किसके साथ, टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़ और इसको मल्टीप्लाई हमने किसके साथ किया है, अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट। तो ये फार्मूला देखें, रेट पर्पज़ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़, ये टैक्स है रेट पर्पज़ वाली इनकम पर, इसको डिवाइड किया किसके साथ, टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़ के साथ, और मल्टीप्लाई किसके साथ किया, जिस अमाउंट पर हमने रिबेट देनी है। तो हमने 85,000 पर रिबेट देनी है, उसे मल्टीप्लाई कर दी। ये इसका फार्मूला है। तो फार्मूला से ज़्यादा वर्किंग आपको आनी चाहिए। बहरहाल ये याद रखना है कि एवरेज रिलीफ कैलकुलेट करते वक्त रेट पर्पज़ वाले टैक्स को डिवाइड करना है रेट पर्पज़ वाली इनकम के साथ। अच्छा, अगर रेट पर्पज़ वाला टैक्स और रेट पर्पज़ वाली इनकम ना हो, देखें रेट पर्पज़ वाला टैक्स और रेट पर्पज़ वाली इनकम कब होती है, जब शेयर फ्रॉम एओपी हो। आप देखें प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में ऐड किया था शेयर फ्रॉम एओपी। शेयर फ्रॉम एओपी जो आपको एसोसिएशन ऑफ पर्सन से शेयर मिलता है। अगर सपोज़ कि आपके पास क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एओपी हो ही ना, तो जाहिर सी बात है जब शेयर फ्रॉम एओपी नहीं होगा तो रेट पर्पज़ वाला टैक्स और रेट पर्पज़ वाली इनकम भी नहीं होगी। जब तक शेयर फ्रॉम एओपी नहीं होगा तब तक रेट पर्पज़ वाला टैक्स और रेट पर्पज़ वाली इनकम भी नहीं होगी। तो अगर रेट पर्पज़ वाला टैक्स और रेट पर्पज़ वाली इनकम ना हो तो यहाँ नोट करने तरीका, अगर रेट पर्पज़ वाला टैक्स और रेट पर्पज़ इनकम ना हो, तो अगर ये हो ही ना रेट पर्पज़ वाला टैक्स हो ना रेट पर्पज़ वाली इनकम हो, देन हम फिर किसको किस पर डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए भी समझ लें। अगर रेट पर्पज़ वाला टैक्स और रेट पर्पज़ वाली इनकम ना हो, यहाँ तो हमारे पास थी ना, तो हमने कर दिया। तो फिर क्या करना है, अगर रेट पर्पज़ वाला टैक्स और रेट पर्पज़ वाली इनकम ना हो तो फिर क्या करना है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास यही मेथड अप्लाई होना है, क्योंकि यहाँ पर रेट पर्पज़ वाला टैक्स भी था, रेट पर्पज़ वाली इनकम भी थी। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एओपी नहीं होता तो वहाँ पर जाहिर सी बात है रेट पर्पज़ वाला टैक्स और रेट पर्पज़ वाली इनकम नहीं होगी। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे एवरेज रिलीफ से पहले पिछले स्टेप में कितना टैक्स है। वो टैक्स है जी 72,251, 72,251। हमने फिर देखना है एवरेज रिलीफ से पहले कितना टैक्स है, जितना भी होगा उसको डिवाइड कर देना है एक्चुअल टोटल टैक्सेबल इनकम के साथ। वो है थी 20,70,000। हमने फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करते वक्त भी इसको यूज़ किया था। तो फिर हमने क्या करना है, प्रीवियस स्टेप के टैक्स को, जितना भी प्रीवियस स्टेप के बाद टैक्स आया होगा,
इसको डिवाइड करना है एक्चुअल टोटल टैक्सेबल इनकम के साथ। एक्चुअल टोटल टैक्सेबल इनकम आप जानते हैं थर्ड स्टेप के बाद आती है। जब हमारे पास एक्चुअल टैक्स पेबल आ जाता है तो उसमें हम ऐड करते हैं टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। उसमें हम प्रॉपर्टी इनकम का टैक्स ऐड करते हैं, कैपिटल गेन का टैक्स ऐड करते हैं, गोल्डन हैंडशेक का टैक्स ऐड करते हैं, तो हमारे पास एक्चुअल टैक्स टोटल टैक्स पेबल आ जाता है। तो आपकी एक्चुअल इनकम में अगर प्रॉपर्टी इनकम शामिल कर दी जाए, गोल्डन हैंडशेक शामिल कर दिया जाए और कैपिटल गेन की इनकम ऐड कर दी जाए तो आपके पास टोटल इनकम आ जाती है। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था। तो क्या करें जी, प्रीवियस स्टेप के टैक्स को डिवाइड कर दें एक्चुअल टोटल टैक्सेबल इनकम के साथ और मल्टीप्लाई इसी के साथ करना है 85,000 के साथ। ये कब तरीका यूज़ करना है, जब रेट पर्पज़ वाला टैक्स और रेट पर्पज़ वाली इनकम नहीं होगी। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पर तो हमारे पास रेट पर्पज़ वाला टैक्स और रेट पर्पज़ वाली इनकम थी, हमने उसको डिवाइड किया, 85,000 से मल्टीप्लाई किया, 792 हमारे पास रिलीफ आ गई। रिलीफ 792 माइनस करने के बाद 792 की ये रिलीफ माइनस करने के बाद अब आपके पास जो आंसर आएगा, आउटर कॉलम पे फोकस रखें, इन दोनों को इसमें से नेट टैक्स पेबल में से एवरेज रिलीफ माइनस करने के बाद आपके पास आ जाएगा नेट टैक्स पेएबल। नेट टैक्स पेएबल 72,251 में से 792 माइनस करने के बाद, ये आउटर कॉलम है जो आपको टैक्स के बारे में बताता है। बाकी इनर कॉलम में आप सारी वर्किंग करते हैं। तो 72,251 में से जो एवरेज रिलीफ आई थी 792, इसको माइनस करते हैं तो आपके पास टैक्स आ जाएगा 71,459। कैसे आया जी? अभी मैंने जैसे बताया 72,251 में से हमने 792 माइनस किया तो नेट टैक्स पेबल आ गया 71,459। तो यहाँ पर हमारा स्टेप नंबर 7 जो है वो देखें कंप्लीट हो गया। नेट टैक्स पेएबल हमारे पास आ गया। जब हमने 7 स्टेप एवरेज रिलीफ माइनस की तो नेट टैक्स पेएबल आ गया, वो हमने माइनस कर दिया, ये देखें, तो हमारे पास नेट टैक्स पेएबल आ गया। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 8 पर। टैक्स कैलकुलेशन के हवाले से ये आखिरी स्टेप है। इसमें करना क्या है, टैक्स पेड इन एडवांस माइनस कर देना है, जिसको हम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी कहते हैं। या आपने याद रखना है, क्वेश्चन में भी गिवन होगा कि कौन कौन सी इनकम ऐसी हैं जिसका टैक्स जो है वो आप ड्यूरिंग द ईयर पे कर चुके हुए हैं। तो अब हम नेट टैक्स पेएबल में से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो है, तो नेट टैक्स पेएबल में से स्टेप नंबर 8 अप्लाई हम करने लगे हैं जी। ये था स्टेप नंबर 7। अब आ रहे हैं जी हम स्टेप नंबर 8 पर। लास्ट स्टेप है जी ये। क्या नेम है जी, क्या इसका मकसद है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को माइनस करना। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब है ये वो टैक्सेस हैं जो आप ड्यूरिंग द ईयर पे कर चुके होते हैं, जिसको हम टैक्स पेड इन एडवांस भी कहते हैं, कि हम ये एडवांस में टैक्स पे कर चुके हैं। इसी को हम विद होल्डिंग टैक्स भी कहते हैं। अब ये कौन कौन से टैक्सेस हैं, आपने फॉर्मेट से इसको याद करना है, अदरवाइज़ आपको क्वेश्चन से भी पता चल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें सबसे कॉमन मैं कुछ चीज़ें आप सामने एग्जांपल के तौर पर डिस्कस करता हूँ। जैसे टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी बाय एम्प्लॉयर। आपका एम्प्लॉयर जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं वो, उसको ऑर्डर्स होते हैं अंडर सेक्शन 149 कि भाई वो अपने एम्प्लॉयज़ का टैक्स जो है, जिनकी इनकम ख़ास हद से ज़्यादा है, वो उनका टैक्स डिडक्ट करे अंडर सेक्शन 149। तो वो आपकी सैलरी में से अगर डिडक्ट कर लिया होता है उसने टैक्स, या वो आपका टैक्स आपका वो पे कर देता है आपका एम्प्लॉयर, तो टैक्स क्योंकि आपका पे हो गया, से आपका 20,000 का टैक्स जो है वो डिडक्टेड एट सोर्स सैलरी में से काट लिया गया है, वो आपने माइनस कर देना है बाय शोइंग दैट कि भाई देखिए आपने हमारा ये टैक्स बनता है, उसमें से हम ये टैक्सेस पे कर चुके हैं ड्यूरिंग द ईयर। इसी तरह टैक्स पेड ऑन मोटर व्हीकल,
आपका टैक्स है जो आप पे कर चुके होते हैं, भी लिखा होता है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये 5000 टैक्स जो है ये पे कर दिया हुआ है, आपको इसकी रसीद संभाल के रखनी पड़ेगी ताकि टैक्स डिपार्टमेंट जब ऑडिट के लिए आपसे पूछे तो आप उसे ये प्रूफ दे सकें। इसी तरह मैं मोस्ट कॉमन चीज़ें आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। टैक्स पेड ऑन कैश विदड्रॉल, जब आप बैंक से कैश विदड्रॉ करवाते हैं, कैश विदड्रॉल फ्रॉम बैंक, अगर इसकी अमाउंट जो है अबव कैश विदड्रॉल फ्रॉम बैंक अबव 50,000 इन सिंगल डे, एक दिन में अगर आप 50,000 से ज़्यादा कैश विदड्रॉ बैंक से करवाते हैं तो उस पर बैंक जो है वो टैक्स काट लेता है। कितना टैक्स काटता है ये आपको याद रखना है। जो करंट रूल आपका अप्लाई होगा वो 0.3% है। 1 लाख पर जो है वो 300 टैक्स जो है बैंक काटता है। तो ये आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 आपने 51,000 जो है वो विदड्रॉ करवाया बैंक से, तो उस पर बैंक ने 0.3% जो है अप्लाई किया। से आपने 80,000 विदड्रॉ करवाया है तो बैंक उस पर 0.3% के हिसाब से टैक्स काटेगा, वो बनेगा 240। ये टैक्स आपका एट सोर्स कट गया है। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टैक्स जो है वो रेम्यूनरेशन ऑन एग्जामिनरशिप पे कटा है। रेम्यूनरेशन ऑन एग्जामिनरशिप, पेपर सेटिंग, पेपर चेकिंग या टॉक डिलीवर ऑन टीवी, इस पर 10% टैक्स एट सोर्स कट जाता है। ये भी आपको याद रखना है। से आपकी रेम्यूनरेशन फ्रॉम एग्जामिनरशिप जो है वो 1 लाख रुपया थी, उस पर बैंक ने कितना टैक्स काटना है जी? 10%। एग्जामिनरशिप जिसके आपने इंस्टीट्यूशन के अंडर जो है वो एग्जामिनरशिप की है, पंजाब यूनिवर्सिटी की एग्जामिनरशिप की है, बोर्ड की एग्जामिनरशिप की है, तो वो 10% टैक्स आपका एट सोर्स काट लेते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये 10% टैक्स है। इसी तरह डिफरेंट आइटम्स हैं जिनका टैक्स एट सोर्स जो है वो कट जाता है। आपके पास ये सारी आइटम्स जो हैं फॉर्मेट में गिवन है, इनको आपने याद रखना है, इनके टैक्सेस जो हैं वो याद रखना है। मोस्ट कॉमन जो है मैंने आपके सामने यहाँ पर वर्किंग में शो कर दी हैं। अब आपने क्या करना है जी? नेट टैक्स पेबल जब आ जाएगा 7 स्टेप के बाद, स्टेप नंबर 8 में ये वो टैक्सेस हैं जो एट सोर्स कट जाते हैं, इनको आपने अपने नेट टैक्स पेएबल में से माइनस कर देना है। अपने नेट टैक्स पेएबल में से इसको माइनस कर देना है कि ये हमारा टैक्स था नेट टैक्स पेएबल, उसमें से ये वो टैक्सेस हैं जो हम पे कर चुके हुए हैं। तो अब आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न, कि आपने जब रिटर्न फाइल करनी है तो उसके साथ अब आपने नेट इतना टैक्स जो है वो पेएबल मतलब जमा करवाना है। तो कैलकुलेट करें जी। 71,459 में से आप माइनस कर दें ये वो टैक्सेस हैं जो आप पे कर चुके हुए हैं, इन चारों को माइनस कर दें। 71,459 में से ये चारों हम अगर माइनस कर दें तो आपके पास नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न बचता है जी 36,219। 36,219। इसके नीचे देखें मैंने 2 लाइंस लगा दी हैं, मतलब अब इसमें कोई चीज़ प्लस या माइनस नहीं होगी। सारी कैलकुलेशन हो गई, सारे स्टेप्स जो हैं वो अप्लाई हो गए। अब आपके पास आ गया नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न, जो आपने रिटर्न फाइल करते वक्त अब साथ जमा करवाना है, दैट इज़ 36,219। तो ये कंप्यूटेशन के जो 8 स्टेप थे ये हमने फर्स्ट स्टेप से लेकर 8 स्टेप तक जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ तक हमारा टैक्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ तक आपका तकरीबन 99% पोर्शन हम कह सकते हैं फॉर्मेट का कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट जो स्टेप है, स्टेप तो नहीं वो कह सकते, इसमें तो कोई चीज़ प्लस या माइनस नहीं होगी, लेकिन FTR का टैक्स जो है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसकी भी रिपोर्ट साथ जो है वो सबमिट करवानी पड़ेगी। तो 36,219 जो हमारे पास नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ गया है, इसमें अब कोई चीज़ प्लस माइनस नहीं होगी।
अब सिर्फ लास्ट कैलकुलेशन है, उसका नाम है फाइनल टैक्स रिजीम, FTR, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स अंडर FTR। FTR स्टैंड्स फॉर फाइनल टैक्स रिजीम। रिजीम मतलब कैलकुलेशन, टैक्स की फ़ाइनल कैलकुलेशन है। अब हमने ये करनी है। ये वो इनकम है जो ना इनकम फ्रॉम सैलरी में आती हैं, ना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आती हैं, ना बिज़नेस में, ना कैपिटल गेन में, ना अदर सोर्सेज में। तो इन इनकम्स के टैक्स रेट भी बाकियों से डिफरेंट हैं, तो हम इनको FTRs में लिखते हैं क्योंकि ये 5 हेड्स ऑफ इनकम में नहीं आते। इनको सेपरेट हेड में लिखा जाता है सबसे एंड पर, डिपेंडिंग अपॉन के क्वेश्चन में ये अवेलेबल हों। आपको पता हो कि भाई ये वो इनकम है, ये मैंने नंबर दिए हुए हैं 1 से लेकर 8 तक नंबर हैं, ये वो इनकम्स हैं जो FTRs में आती हैं। इनको आपने अलग ही लिखना है। सबसे एंड पर इनका टैक्स जो है वो इनके रेट्स जो गिवन हैं, प्रिस्क्राइब रेट्स जो हैं, इनके मुताबिक ये टैक्स रेट जो हैं इन पर अप्लाई हो जाएंगे। लेट्स कम टू द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स अंडर FTR। तो ये तो हमारा फाइनल हो गया जी। हम FTR की इनकम पर आते हैं। इनकम अंडर FTR। तो इस तरह से आपने वो जो आंसर निकाला था उसके बाद आपने क्वेश्चन में अलग से लाइंस लगानी हैं और उसका हेड जो है वो अलग से लिखना है, टैक्स अंडर FTR। अंडर FTR। अब FTR की इनकम जैसे मैंने पहले बताया कि आपने ख़ुद याद रखनी है भाई कि ये FTR की इनकम है। इसी वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि आपने फॉर्मेट अगर याद नहीं किया हुआ तो फिर टैक्स का न्यूमेरिकल करना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास FTR की इनकम में से एक एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ जी। बोनस शेयर रिसीव फ्रॉम लिस्टेड पब्लिक कंपनी। बोनस शेयर्स रिसीव्ड फ्रॉम लिस्टेड पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी। आपको बोनस शेयर्स मिले, आपके पास इन्वेस्टमेंट थी, आपके पास शेयर्स है पब्लिक लिस्टेड कंपनी के, वहाँ से आपको बोनस शेयर्स मिले हैं। से उन बोनस शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है जो आपको मिले हैं वो 50,000 है। तो ये आपकी इनकम कंसिडर होगी। इस पर आपने याद रखना है भाई कि बोनस शेयर्स पर 5% टैक्स है। तो ये FTR का टैक्स आपके पास आ जाएगा 50,000 पर 5% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये टैक्स बनेगा 2500। तो ये आपने आउटर कॉलम में लिख देना है कि ये बोनस शेयर्स का टैक्स है। इसके अलावा अगर किसी को डिविडेंड मिलता है पब्लिक लिस्टेड या प्राइवेट लिस्टेड कंपनी से, डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक लिस्टेड कंपनी, किसी के शेयर्स हैं उसको एनुअली या सेमी एनुअली पब्लिक कंपनी से, लिस्टेड कंपनी से या प्राइवेट लिस्टेड कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो ये भी FTR की इनकम है। अब इसका टैक्स भी आपने याद रखना है कि इसका फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को डिविडेंड मिला है जी 25,000। अगर किसी को डिविडेंड मिला है 25,000 तो इस डिविडेंड की अमाउंट पर टैक्स रेट के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक आपने अब याद रखना है कि इसका जो टैक्स है वो 12.5% है। तो ये FTR का जो टैक्स रेट्स हैं ये गिवन नहीं होंगे, आपको ख़ुद याद रखने पड़ेंगे कि ये टैक्स जो है ये 12.5% है जी। इस पर 12.5% जब आप इस पर कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स 3125 ये टैक्स है जी। नॉर्मली ये टैक्सेस जो हैं ये एट सोर्स जो हैं वो कट जाते हैं। इसके अलावा कॉमन इनकम जो है वो प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज़ इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट। वैसे तो ये नंबर ऑफ़ आइटम ज़्यादा है, मैं सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूँ जो कॉमनली न्यूमेरिकल में यूज़ होती हैं। प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज़ इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट। अगर किसी को प्रॉफिट मिली है क्योंकि उसके पास फेडरल गवर्नमेंट की इशू की गई सिक्योरिटीज़ थी तो इसका टैक्स रेट भी आपने याद रखना है। उसको उसकी 30,000 की जो है वो उसको प्रॉफिट हुआ है सिक्योरिटी से, तो इस प्रॉफिट पर फेडरल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ का जो प्रॉफिट है इस पर टैक्स रेट 10% है, ये भी याद रखना पड़ेगा। 3,000 आ गया। ये FTR के टैक्सेस हम फाइंड आउट कर रहे हैं जी।
उसके बाद टैक्स ऑन प्राइस बॉन्ड, किसी का प्राइस बॉन्ड निकलता है, डिफरेंट इनकम है। प्राइस बॉन्ड अगर किसी का निकलता है, अब प्राइस बॉन्ड की अमाउंट पर जितना प्राइस बॉन्ड निकलेगा या क्रॉसवर्ड पजल है उस पर 15% टैक्स है। से अगर किसी का 5 लाख का प्राइस बॉन्ड निकलता है तो उस पर 15% टैक्स है। अब ये टैक्सेस जो हैं, ये प्राइस बॉन्ड जिसका निकलेगा उसको ये टैक्सेस पे करके, ये टैक्सेस वो पे करेगा तो वो फिर उसे प्राइस मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमने कैलकुलेट ज़रूर करना है कि उसने FTR के अंडर कितना टैक्स उसने पे कर दिया है, उसका कितना टैक्स बनता था, यह आपने कैलकुलेट ज़रूर करना है। तो 75,000 उसका FTR का टैक्स है, ये पे नहीं करना होता, ये डिडक्ट होकर ही प्राइस मिलता है। किसी का 5 लाख का प्राइस निकला है तो उसको ये 75,000 डिडक्ट होकर ही मिलेगा। यहाँ सिर्फ कैलकुलेट करने का मकसद ये है कि पता चले भाई, आप अपने रिटर्न में बताएं कि भाई देखें मैंने, मेरा ये टैक्स जो है मैंने अभी पे करना है, जो इससे पहले हमने कैलकुलेट किया था नेट टैक्स पेबल विद रिटर्न, और ये वो टैक्सेस हैं जो FTR के अंडर मैंने पे कर दिए हुए हैं। इसी तरह किसी का बैंक डिपॉजिट है, प्रॉफिट ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है किसी का, बैंक में सेविंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग अकाउंट है, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट हैं, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट हैं, या और किसी किस्म के सर्टिफिकेट हैं, उस पर यील्ड मिला है, उस पर प्रॉफिट मिला है, से उसको 40,000 का प्रॉफिट मिला है बैंक से, तो उस पर 10% टैक्स रेट है, ये भी याद रखना है। तो 4,000 जो है वो टैक्स बैंक वाले उसका काट लेंगे जब उसको प्रॉफिट देंगे। तो ये FTR के टैक्स हैं जी, दीज आर कॉल्ड टैक्स अंडर FTR। तो ये आपने जब रिटर्न अपनी फ़ाइल करते हैं तो आप बताते हैं भाई ये वो टैक्सेस हैं जो अंडर FTR मैं दे चुका हूँ, इसका भी टोटल कर लेना है आपने। अब ये टोटल उस टोटल से अलग रखना है जो हमने इससे पहले 36,000 समथिंग कैलकुलेट किया था। तो ये टोटल टैक्स कितना बनता है जी, इन सबको ऐड कर दें, 2500, 3125, 3000 प्लस 75,000 प्लस 4,000, तो टैक्स अंडर FTR बनता है जी 87,625। तो ये अंडर FTR टैक्स है। अब ये टैक्सेस वो हैं जो FTR के अंडर बनते हैं, जो डिडक्ट हो चुके होते हैं, और इससे पहले जो हमने कैलकुलेट किया था वो नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न था। इस तरह ये 2 आंसर्स आपको क्वेश्चन में बताने होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास FTR की इनकम भी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर अपना टैक्स का सारा फॉर्मेट जो है वो कैलकुलेशन के साथ जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह ताला अगर आप इस फॉर्मेट को नोट कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन अमाउंट्स को देखकर। अब हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे वो मौज़म मुग़ल की बुक से जो 25 न्यूमेरिकल हैं उनमें से हम 15 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड न्यूमेरिकल हैं जिनमें सारी आइटम्स जो हैं वो कवर हो जाती हैं एटलीस्ट, वो इंशाल्लाह ताला मैं जून के इस महीने में आपको 15 न्यूमेरिकल जो है उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि न्यूमेरिकल आपने एक्चुअली इस फॉर्मेट को, इस कैलकुलेशन को देखते हुए कैसे सॉल्व करने हैं। होप कि ये लेक्चर आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा, बड़ा नॉलेजेबल होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह ताला इस ईद को हमारे लिए हकीकी ईद बनाए। मेरी तरफ़ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक। अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिएगा, अपने आप को इस्लाम के बताए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पर कायल कीजिएगा, क्योंकि यही निजात की राह है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।